दोस्तों, इस समय भारत का पूरी दुनिया में एक अलग ही रुतबा देखने को मिलता है, जिसका सबसे बड़े कारणों में देश के प्रधानमंत्री और उनकी विदेश नीति आती है, यानी कि बाकी देशों के साथ किस तरह से पेश आना है। लेकिन इस रुतबे और नीति के पीछे जो असली चेहरे हैं, उसकी तारीफ इन भी करता है। और माहौल तो यहाँ तक बना हुआ है कि कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में मोदी जी के बाद देश का अगर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जो इस वक्त भारत का विदेश मंत्री है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एस जयशंकर की, जिसके कारण मोदी सरकार की धाक पूरी दुनिया में बनी हुई है। तो कौन है ये जयशंकर और क्यों चर्चा में है, इनके कारनामे आइए आपको बताते हैं। एक बार और आपको बता दें कि जयशंकर कोई और नहीं, इस समय के देश के विदेश मंत्री हैं। आज भले ही ये राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उससे पहले इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। उसके बाद भी वो इतने बड़े मंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं, ये सवाल समझना जरूरी है, जिसका अगर एक लाइन में जवाब दे तो ये एस जयशंकर 2014 की सरकार से ही फॉरेन अफेयर से जुड़े हुए थे, यानी कि वो देश के विदेश सचिव थे, जो कि एक सरकारी नौकरी होती है। इन सब की शुरुआत को समझने के लिए जानते हैं जयशंकर की पूरी कहानी। तो आपको बता दें कि एस जयशंकर के परिवार का ताल्लुक तमिलनाडु से है, लेकिन उनका जन्म दिल्ली में हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई एयरफोर्स के स्कूल से की और दिल्ली विश्वविद्यालय से आगे की पढ़ाई की, और इतनी पढ़ाई की कि जयशंकर ने पॉलिटिकल साइंस से एमए कर लिया, फिर एमफिल और पीएचडी भी किया। अब इतनी पढ़ाई के बाद उस समय आपको जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ता था, इसलिए जयशंकर 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हो गए, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका, चीन और चेक गणराज्य में भारतीय राजदूत यानी एम्बेसडर और सिंगापुर में हाई कमिश्नर के रूप में काम किया। इसके बाद 1981 से लेकर 1985 तक वे विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी रहे। 1985 से 1988 के बीच वे अमेरिका में भारत के पहले सचिव रहे, और इसके बाद श्रीलंका में जब लिट्टे के खिलाफ जब विरोध चल रहा था, तब पीस मेंटेनेंस करने के लिए ही उन्हें ही भेजा गया था। इसके बाद जब वो भारत लौटे तो पूरे यूरोप के मामलों को देखते रहे। 1986 से 2000 तक टोक्यो चले गए, और फिर आखिरकार दुनिया भर की भागदौड़ करने के बाद वो भारत लौटे और 3 साल तक विदेश मंत्रालय में अमेरिकी विभाग देखते रहे। 2007 में उन्हें बतौर इंडियन हाई कमिश्नर सिंगापुर भेज दिया गया। फिर 2009 से 2013 तक वह चीन में भारत के राजदूत रहे। इस दौरान आप देख सकते हैं कि एस जयशंकर ने दुनिया के लगभग हर उस देश में रहकर काम किया जिसकी आज ग्लोबल डोमिनेंस है, इसलिए ये सारे देश जयशंकर को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब अगर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो जयशंकर ने 2007 में यूपीए सरकार द्वारा साइन भारतीय अमेरिका परमाणु समझौते पर बातचीत करने में अहम रोल निभाया था। यानी आज अगर हम बिना किसी रोक टोक के एटॉमिक रिसर्च पर ध्यान दे पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जयशंकर की ही देन है। इसके अलावा आप देखते ही होंगे कि चाइना भले ही भारत का विरोध करता रहा हो, लेकिन जयशंकर ने लगातार चाइना और भारत के बीच रिश्तों को मजबूत करने का जो काम किया है, उसकी ही बदौलत आज भी चाइना जैसा देश भारत के खिलाफ जाने से बचता है। ऐसा जयशंकर इसलिए कर पाए क्योंकि वो चाइना में देश के लंबे समय तक राजदूत रहे हैं। इसके अलावा जयशंकर को विदेश सचिव के रूप में भारत और चाइना के बीच डोकलाम विवाद को निपटाने के लिए बातचीत करने को कहा गया था, और उन्होंने ही बतौर विदेश सचिव इस काम को बखूबी करते हुए इस झगड़े को खत्म करवाया। जयशंकर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब अगर बात करें मोदी सरकार में जयशंकर का रोल इतना अहम कैसे हो जाता है, तो आपको बता दें कि मोदी जयशंकर के काम करने के तरीके के मुरीद हैं। जयशंकर और मोदी की जान पहचान उनके पीएम बनने से पहले से है। अगर मोदी से उनकी पहली मुलाकात की बात करें तो वो तब की है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। 2012 में जब मोदी गुजरात सीएम के दौरे पर थे, उसी दौरान जयशंकर उनसे मिले थे। कहा जाता है कि मनमोहन सिंह 2013 में ही उन्हें विदेश सचिव बनाना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने सुजाता सिंह को चुना। लेकिन मोदी ने पीएम बनने के बाद सुजाता के बाद जयशंकर को ही उस पोस्ट के लिए चुना, जिसके बाद एस जयशंकर जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक विदेश सचिव रहे, जिसके बाद अगले टर्म में प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में उनका आना बतौर विदेश मंत्री काफी अच्छा साबित हुआ।
मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत नेबर फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले की नीति पर अमल करना शुरू किया। दोबारा पीएम बनते ही मोदी ने अपना पहला विदेश दौरा मालदीव का किया। उसके बाद वह श्रीलंका और भूटान भी गए। विदेश मंत्री बनते ही जयशंकर ने भी पहले भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल और फिर म्यांमार, श्रीलंका और अफगानिस्तान का दौरा कर संबंधों को नया आयाम दिया। लेकिन जयशंकर पूरी दुनिया की नजर में तब आए जब कश्मीर से 370 हटाया गया था और पूरी दुनिया में उसका विरोध हो सकता था। लेकिन जयशंकर खुद उन देशों का दौरा कर आए और उन्होंने सबको समझाया कि कश्मीर भारत का इंटरनल मामला है और उसमें कोई दखल ना दे तो बेहतर होगा। जयशंकर के इस प्रयास और कूटनीति ने ही कश्मीर से 370 को बिना किसी विवाद के हटाने में मदद की है। अब अगर एक और पहलू की बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा में विदेश मंत्रालय का कोई रोल नहीं रहा है। लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसने राष्ट्रीय सुरक्षा को देश नीति से जोड़कर इसकी एक अलग ही तस्वीर बना दी है। मोदी सरकार की विदेश नीति का ही परिणाम है कि हम इजराइल और फिलिस्तीन दोनों जो आपस में सालों से लड़ रहे हैं, इन दोनों के साथ एक ही समय में बेहतरीन संबंध रखते हैं। तो दूसरी ओर हम अमेरिका, ईरान और अमेरिका, रूस के साथ भी अच्छे संबंध रखते हैं। महाशक्तियों के साथ अपने संबंधों को भारत ऐसे बैलेंस करके चल रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर कई देश आज भारत की इन फॉरेन पॉलिसीज पर रिसर्च कर रहे हैं। इन सब का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि जयशंकर ही हैं। अपनी क्लियर और अटैकिंग रवैये के कारण आज जयशंकर ने अपने दम पर भारत को पूरी दुनिया में फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका एग्जाम्पल ये है कि जिस पोखरण को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया से छुपकर एक मिशन के तौर पर पूरा किया गया, आज वही भारत पाकिस्तानी इलाके में मिसाइल दाग देता है और पूरी दुनिया उसे कुछ नहीं कह पाती है, भले ही वो एक मिसाइल टेस्टिंग ही क्यों नहीं थी। लेकिन इस बात से आप समझ सकते हैं कि आज भारत को किसी दूसरे देश का डर नहीं है। यही कारण है कि चर्चा की जा रही है कि आने वाले समय में देश को जयशंकर जैसा प्रधानमंत्री मिल जाता है तो शायद भारत की तस्वीर और भी बदल जाए। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए दिलचस्प और रोचक वीडियो के साथ। अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।